स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो प्रीवियस ईयर का दोस्तों यूके पीएससी द्वारा कराया गया यूके पीसीएस का ये पेपर है। देखिए दोस्तों 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और पेपर सेट नंबर दोस्तों हमारा यह 22 है जो हम आपको डिस्कस करवा रहे हैं। तो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, जीएस का लेवल काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और यूके पीसीएस का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास को। कंप्लीट दोस्तों 150 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रादीप्य भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 1, प्रादीप्य भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी यहां पे सही है। गोदावरी की बात करें तो 1465 यानी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महाराष्ट्र के दोस्तों त्र्यंबकम पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ये हो गया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी सहायक नदियां आपको पूछी जाए ना तो परवरा हो गया है, परवरा हो गया है, मंजिरा हो गया है, इंद्रावती, इंद्रावती हो गया है। और इसके अलावा दोस्तों प्राणहिता, प्राणहिता, ये सभी दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों प्रतिशतता यहां पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में और इसका आंसर आपको देखना है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला जो राज्य है वह कौन सा है प्रतिशतता में? तो देखिए राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है, पंजाब यहां पे सही है। अगर आपको टोटल क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर आपको मिलेगा यूपी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सही है। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपको पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश से। प्रतिशतता में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यहां पर पूछा है कि भारतीय उपश्रृंखला का दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है कौन सी सेट? तो देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनसेट जो सेट है यानी सैटेलाइट है दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। 1983 में दोस्तों ये लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण गंगोत्री दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों यूके पीसीएस के ये प्रश्न है, सभी क्वेश्चन यूके पीसीएस के हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो देखिए दोस्तों ये है अंटार्कटिका में भारतीय एक शोध केंद्र। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इसकी स्थापना भी अगर बात करें तो 1983 में होती है, यह चीज आपको ध्यान रख लेना है। और अगर आपको देखिए ये हो गया अंटार्कटिका, अगर आपको आर्कटिक पूछा जाएगा कि आर्कटिक में भारत का जो यहां पर स्टेशन है वो कौन सा है, तो हिमाद्री दोस्तों ध्यान रख लेना, हिमाद्री यहां पर दोस्तों ये है। और इसके अलावा दोस्तों एक और है और जिसका नाम क्या है, मैत्री है। तो यह 2 आर्कटिक के रिसर्च स्टेशन है भारत के, ऐसा ध्यान रखेगा। और अंटार्कटिका की बात करें तो गंगोत्री जो दक्षिण गंगोत्री है यह सही है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर है 5 और पूछा गया है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। देखिए दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपको देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तो देखिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कोरोमंडल तट यहां पे सही है। और देखिए दोस्तों एक चीज आप सभी जानते हैं, अगर सबसे समुद्र उत्तराखंड का तटीय क्षेत्र की बात करें तो 7500 यहां पर 16.5 किलोमीटर कुल तटीय लंबाई है। तटीय लंबाई कितनी है? यह है कुल इतनी, यानी 7516। सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा की बात करें दोस्तों तो गुजरात की है। और गुजरात की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यह है लगभग 19-15 किलोमीटर के आसपास। किलोमीटर याद मत करना लेकिन यह ध्यान रखिएगा। और सबसे कम आपको पूछी जाए तो सबसे कम है दोस्तों गोवा की। यहां पर किसकी मिलेगी? गोवा की मिलेगी। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर यह है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपको क्या मिलेगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। देखिए दोस्तों आयोग ने शायद इस प्रश्न को डिलीट किया होगा क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को तो ये तीनों की संयुक्त परियोजना थी जब बनी थी। तो देखिए उस समय हिमाचल प्रदेश का भी थोड़ा भाग था क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो बिलासपुर जो यहां पर जिला है ना वहां पर ही आपको परियोजना मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश भी दोस्तों इसमें ऐड होना चाहिए था और ऑप्शन में जो नहीं था। तो आयोग के आंसर की के अनुसार ऑप्शन नंबर सी है। और चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बिनसर ईयरबुक में दोस्तों इसका आंसर बी बताया रखा है जो थोड़ा गलत है क्योंकि राजस्थान का लगभग 15% हिस्सा यहां पर आता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसका चारों आने चाहिए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्त किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7।
तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ना आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा बी, यानी अनुच्छेद 164 164 के तहत किया जाता है। लोक सेवा आयोग के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए राइट आंसर आपको मिलेगा यानी यहां पर 5, ये सही है। देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की व्याख्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 164 आपको अगर पूछा जाता है, देखिए 164 एक में क्या बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। यह अनुच्छेद 164 का 1 में बताया गया है। 2 में क्या बताया गया है कि राज्य मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो 164 2 में क्या बताया गया है कि जो राज्य मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति दोस्तों सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और तीसरा देखिए 164 3 में क्या बताया गया है कि किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसके पद व गोपनीयता की शपथ। तो 3 में सिंपली आप ये ध्यान रखिएगा, इन मंत्रियों की पद व शपथ से संबंधित है ना। क्वेश्चन नंबर अगर 164 के 4 की बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों यह है कि कोई भी मंत्री 6 माह की अवधि तक यदि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है तो उसकी अवधि समाप्ति मानी जाती है। जैसे कि दोस्तों तीरथ सिंह रावत जी के कार्यकाल में यह हुआ था, 6 माह तक उनका कोई समय नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें यहां पर हटना पड़ा था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। देखिए उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखना है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 यहां पर यह सही है। और देखिए दोस्तों, आंग्ल भारतीय सदस्य के रूप में 30 मई 2002 को पहले आरसी जो वैलेंटाइन है ना, यानी रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, इनको मनोनीत किया गया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए कंप्लीट 150 क्वेश्चन पे चलेंगे और इसी एनर्जी के साथ चलेंगे। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखिए दोस्तों, ये आपको मिलेगा मसूरी में मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्थापना कब होती है जरा ये बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्थापना, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना, तो जी हां दोस्तों, आप सभी देंगे 1 सितंबर 1959 में इसकी स्थापना होती है। और देखिए दोस्तों, ये नैनीताल में आपको जो हमारा उत्तराखंड का जो प्रशासनिक अकादमी वाला क्षेत्र है ना, ये यहां पर मिलेगा। आरएस टोलिया जी के नाम पर दोस्तों ये अकादमी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर यहां पर है 11। तो आप सभी देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर ए, यानी एपी नवानी जी है यहां पर। और यही पर लोक सेवा आयोग की अगर यहां पर बात करें कि कब से कार्य करना शुरू करता है, तो 15 मई से। कब से? 15 मई 2001 से यह कार्य करना शुरू करता है। और किस अनुच्छेद में उत्तराखंड जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके बारे में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 316 में दोस्तों ये चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? 12 का क्वेश्चन का आंसर देखना है। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बिल्कुल दोस्तों सरल आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहां पर सही है। मार्गरेट अल्वा यहां पर सही है। और जो मार्गरेट लेक है दोस्तों, उनकी समाधि कहां पर है? उनकी समाधि है कहां पर? ये फूलों की घाटी में है। 1939 में उनका निधन होता है। क्वेश्चन नंबर पे आगे पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां पर देख लीजिएगा, जो ये रघुनंदन सिंह टोलिया, जो आरएस टोलिया, जो उत्तराखंड एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है कि द इंस्टीट्यूट ओरिजिनली एस्टेब्लिश ऑफ, देखिए ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के रूप में यहां पे हुआ था इलाहाबाद में 1951 में। और ये नैनीताल में शिफ्ट दोस्तों 1971 में हुआ था। नैनीताल में कब शिफ्ट हुआ था? 1971 में। वैसे स्थापना इसकी पहले कहां हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी और 1951 में हुई थी। पढ़ लेना दोस्तों इसे आराम से, आपके सामने वीडियो पूरा रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। अब आपको मैच करना है कौन सा उद्गम क्षेत्र है और कौन सा यहां पर नदी है। देखिए 13 का काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का तो आंसर दीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा बी। देखिए दोस्तों, ब्रह्मगिरी पहाड़ी की बात करते हैं तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी ही निकलती है। ये यहां पर सही है। बेरीनाग सोता या बेरीनाग झील आपने देखा होगा, तो वहां से झेलम नदी का ही उद्गम होता है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और छोटा नागपुर से सुवर्ण रेखा जो नदी है उसका उद्गम होता है। ऑल सही है, सभी सुमेलित है, सभी सुमेलित है। बस दोस्तों आपको यह ध्यान रख लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए दोस्तों पूछा है यहां पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था?
तो देखिए दोस्तों ये तो हटा दिया है ना। देखिए ये पेपर 2016 का था यूके पीसीएस का, और यहां पर जीएस का जो प्रश्न था दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, अनुच्छेद 370। और लेकिन आपको अब क्या याद रखना है, देखिए आपको यहां से ये याद रखना है, आप ये बताएगा कि जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा कब दिया गया था। आंसर दीजिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर को अभी यूटी का दर्जा कब दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइएगा। तो जी हां दोस्तों, अगर आप यहां पे देने वाले हैं आंसर यहां पर 5 अगस्त 2019, तो यह गलत है, क्योंकि आप सभी सही आंसर दे रहे होंगे 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2019। देखिए 5 अगस्त 2019 को तो क्या होता है कि यहां पर घोषणा कर दी जाती है कि 370 को हम हटा देंगे, है ना, 5 अगस्त 2019 को। तो यहां पर यह बात होती है, निरस्त कर दिया जाता है जम्मू कश्मीर की यहां पे वो वगैरह। अब 31 अक्टूबर से दोस्तों ये मान्य हो जाता है, 31 अक्टूबर से क्या हो जाता है, मान्य हो जाता है। और यहीं पर दोस्तों यहां के अगर गवर्नर की बात करें, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो मनोज सिन्हा आपको यहां पर मिलेंगे, मनोज सिन्हा आपको यहां पर मिलेंगे। और अगर आपको ऐसा पूछा जाए लद्दाख का दोस्तों गवर्नर कौन है, वर्तमान में जो एलटी है कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो लद्दाख की बात करें दोस्तों तो अभी चेंज हुए हैं और उनका नाम है बीडी मिश्रा जी। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है दोस्तों 15, 16, 17, 18। पढ़िएगा दोस्तों, काफी अच्छे लेवल का पेपर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है और सही आंसर चूज कीजिएगा। देखिए दोस्तों, फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट 150 क्वेश्चन तक इसी एनर्जी से काम करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग जो हम कह रहे हैं, इन्हें आरक्षण प्राप्त है। 15 का राइट आंसर, तो देखिए 15 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) यहां पर इनके बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर यह सही है, ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा लेवल का यह प्रश्न है। चलेंगे 16वें क्वेश्चन पर। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को प्राणदेहिक स्वतंत्रता की यहां पर घोषणा करता है। तो संरक्षण कौन सा देता है क्वेश्चन नंबर 16 का, तो आप सभी देंगे ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 यहां पर देता है, यानी जीवन जीने का निर्वाह यहां पर देता है। 22 में क्या है, 22 में दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, 22 में मिलेगा कि कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी वगैरह होती है उससे थोड़ा निरोध मिल जाता है। देखिए अपराधों की 2 संधि के संदर्भ में आपको यह मिलेगा 20वां मिलेगा। और 19 की बात करते हैं तो 19 में दोस्तों आपको क्या मिलता है, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता के वर्णन जो यहां पर स्वतंत्रता है वो आपको मिलती है ना। चलेंगे 17वें क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, यहां से प्रश्न अक्सर बनते ही रहते हैं। 1-2 एग्जाम को छोड़ दे तो तीसरे एग्जाम में ये प्रश्न बन ही जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजाति यानी ये एसटी आयोग की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, तो जी हां ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा, आर्टिकल अनुच्छेद 338 ए यानी का आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। कब होता है, 2003 में। और उसके तहत जो एससी और एसटी जो आयोग पहले एक था उसे अलग अलग पृथक कर दिया जाता है। 338 में दोस्तों एससी आयोग का वर्णन किया जाता है। 338 ए में अनुच्छेद यहां पर एसटी आयोग का गठन किया जाता है। और 338 जो यहां पर बी आता है वहां पर ओबीसी आयोग के बारे में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों यहां पर पूछा है संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है। क्वेश्चन नंबर 18, तो देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद। यहां पर दोस्तों ये सही है, आपको ध्यान रख लेना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन दोस्तों इससे पहले यहां पर देखिए ये 89वां संविधान संशोधन था जो 2003 में हुआ था। और इस संशोधन के अनुसार देखिए आपके लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, एक बार पढ़ के चलिए मेरे साथ। देखिए इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु गठित जो पूर्व राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में 2 अलग अलग आयोग में बदल दिया जाता है। देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 338 में एससी, अनुच्छेद 338 में एससी के लिए और अनुच्छेद 338 ए में एसटी के लिए आयोग का गठन किया जाता है। और बेहद ही इंपॉर्टेंट उसमें से दोस्तों यह भी है, देखिए 2018 संसद ने संविधान में 102वां संशोधन कराती है ना। और इस संविधान में 3 अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, अनुच्छेद 338 बी जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। और 342 ए की बात करें ना तो यहां पर यह केंद्रीय सूची से संबंधित बन जाता है इस आयोग के संदर्भ में। और 366 सी की बात करें तो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है कि कौन है।
366 26C। अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो यहां पर ओबीसी के सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है, तो आर्टिकल 366 26 और सी ये इसका सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 20 21 और 22 और 23 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूछा है, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर यहां पर है 19 और इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या मिलने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 19 तो दीजिए दोस्तों, तब तक आंसर दीजिए। तब तक अगर हम सार्क की बात करते हैं, तो अगर हम सार्क की बात करते हैं तो सार्क की स्थापना कब होती है? तो सार्क की स्थापना होती है दोस्तों दिसंबर 1985 में। दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना होती है। कहां पे स्थापना होती है? ढाका बांग्लादेश में स्थापना होती है। ढाका बांग्लादेश में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर की बात करें तो काठमांडू में आपको मिलेगा। अब देखिए इसका आंसर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1986। यहां पर ये सही है। और यहां पर जो ये सबमिट होता है ना, ये बंगलुरु में होता है। कहां पर होता है? बंगलुरु में होता है। बंगलुरु में या बंगलोर में दोस्तों ये सबमिट होता है, 1986 में होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके दोस्तों 8 देश है। 8 देश, कितने मेंबर हैं? टोटल 8 देश है। और 8 देश बिल्कुल आसान है दोस्तों, जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है ना, उन सभी को जोड़ दीजिए। जैसे पाकिस्तान हो गया है, अफगानिस्तान की भी सीमा भारत से लगी हुई है थोड़ा बहुत। और इसके अलावा बात करें, नेपाल हो गया है, भूटान हो गया है, बांग्लादेश हो गया है, म्यांमार हो गया है। आपको केवल दोस्तों जो सॉरी म्यांमार नहीं है इसमें, बांग्लादेश हो गया है। आपको 2 चीज ध्यान रखना है, एक तो हो गया श्रीलंका, मालदीव। बस 2 चीज दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, बाकी आपका काम बन जाएगा। जिसकी सीमा भारत से लगी है ना, यहां पर पूर्व से भारत का जो यहां पर असम वाला क्षेत्र है, इससे इधर की ओर यानी पश्चिम दिशा की ओर, उन सभी को जोड़ देना और श्रीलंका मालदीव को भी यहां पर जोड़ देना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, क्वेश्चन नंबर यहां पर 20, पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था 1997 में। क्वेश्चन नंबर यहां पर 20, 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20, तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1997 में दोस्तों क्योटो में किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए दोस्तों क्योटो में होता है। और बाद में दोस्तों यहां पर ये जो लागू होता है ना, ये फरवरी 2005 से लागू होता है। फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल लागू। तो देखिए लागू की बात करते हैं तो ये फरवरी 2005 से होता है। 1997 में दोस्तों यहां पर ये होता है। और इस चीज को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। रियो डी जेनेरो की बात करते हैं तो रियो डी जेनेरो में दोस्तों 1992 में समिट होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद के जो भी समिट आते हैं, या तो +5 के नाम से आएगा या +10 के नाम से आएगा। तो +10 की बात करें तो 1992 में अगर 10 आप जोड़ोगे तो ये 2002 आएगा। और 2002 वाला कहां पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है। कौन सा नंबर 21 का राइट आंसर देना है? क्वेश्चन नंबर 21, भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 21, तो देखिए दोस्तों इसका पहल ना करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, उपयुक्त डी। तो यह दोस्तों यहां पर सही है। 2003 में यहां पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जो वगैरह थे, तो उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि हम क्या करेंगे कि एक तरफा मतलब परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिया था, मतलब कि हम क्या करेंगे, किसी पर पहले वार नहीं करेंगे वगैरह ना, इस संबंधित बातों को। तो ये 2003 में पहली बार इन्होंने कहा था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? तो 2001 में ब्रिक शब्द, देखिए ब्रिक किसने नाम दिया था? ब्रिक, ब्रिक तो BRIC, पहले ब्रिक होता है, जो S होता है, S का मतलब होता है यहां पर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और ये कब जोड़ा जाता है इसका आप बताइएगा कि साउथ अफ्रीका कब जोड़ा जाता है इसमें। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा, ये 2010 में जुड़ता है। खैर इसका सही आंसर आपको मिलेगा, जिम ओ'नील ने 2001 में दोस्तों इन्होंने ये कहा था। कब कहा था? 2001 में दोस्तों इन्होंने कहा था। 2010 में ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और यहां पर ध्यान रखोगे ये साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका 2010 में जोड़ा जाता है। और 2009 में दोस्तों इसकी पहली जो राष्ट्राध्यक्ष की बैठक होती है याक्तेनबर्ग रूस में होती है। क्वेश्चन नंबर 23, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरणों का आरंभ किया गया था? यह भी दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके शासनकाल में उदारीकरण, देखिए जो लिबरलाइजेशन वगैरह होता है ना, जो जहां पे LPG जो स्कीम आई थी, है ना, आपको ध्यान होगा, तो किसके चरण में, किसके उदारीकरण का जो प्रथम चरण था, किसके काल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 का, तो जी हां दोस्तों नरसिम्हा राव जी, यहां पर ऑप्शन नंबर बी ये सही है। 1991 में यहां से ये शुरुआत होती है।
चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 24, 25, 26 से लेकर 27 तक। 24वां क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है? राष्ट्रीय दल की मान्यता किसे दी गई है 2016 में? तो देखिए दोस्तों, ये 2017 के आसपास ये पेपर हुआ होगा ना, तो 2016 का ये पूछा था। आपको यहां से क्या याद करना है? देखिए उस समय के आंसर के अनुसार टीएमसी था, तो टीएमसी हुआ था। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने हैं, वर्तमान में कुल राष्ट्रीय जो यहां पर जो दल है ना, जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है, कुल कितने हैं? आपको मैं ऑप्शन देता हूं 8 और 9। अब बताइएगा इसमें से कौन सा सही है। वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितने हैं भारत में? क्वेश्चन नंबर ये तो खैर यहां पर टीएमसी था उस समय के अनुसार, उस चीज को छोड़ दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा 9। क्या मिलेगा? 9। 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों वो गलत जा रहे हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट वाले करंट की बात है, ये 2022 की बात है, जब गुजरात में आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत जीत जाती है ना, तो उसे भी यहां पर शामिल कर दिया जाता है। तो नवी जो राष्ट्रीय दल बनने वाली जो नवीन जो यहां पर वो है ना पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी है। तो 9 हो गई वर्तमान में, इससे पहले 8 थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था के एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो थोड़ा बहुत ही डीप लेवल के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर देखना है कि किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था? तो देखिए दोस्तों, आपको केवल फैक्ट याद करना है, रजनी कोठारी यहां पर ये सही आंसर है। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। पेन का कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूं। देखिए अब है अगला क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है कि कौन भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना, ये मान्यता प्रदान करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको मिलेगा भारत का निर्वाचन आयोग यहां पर मान्यता प्रदान करता है। तो यहां पर दोस्तों यह है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 27वां है कि किस संपत्ति आयोग ने न्याय पंचायतों का गठन की सिफारिश की थी? अब देखिए दोस्तों, ये काफी अच्छा लेवल का प्रश्न है कि किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? क्वेश्चन नंबर 27। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। और इसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, दिसंबर 1977 में यह गठित की जाती है। 1977 की समिति होती है अशोक मेहता समिति। 2 स्तरीय होती है, ध्यान रखिएगा 2 स्तरीय होती है। कौन सी होती है? 2 स्तरीय होती है। जो बलवंत राय समिति थी ना, ये 3 स्तरीय होती है, और जो अशोक मेहता समिति आती है 2 स्तरीय होती है। और न्याय पंचायतों के गठन के बाद इस समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो अशोक मेहता समिति की सिफारिश यहां पर दोस्तों ये सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 28, 29 और 30। देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बढ़िया है और काफी लंबी ये क्लास आज होने वाली है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? 28 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 28 का राइट आंसर, अंतरराज्य परिषद व राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग व क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं। तो ऑप्शन डी दोस्तों ये सही है। उपयुक्त सभी यहां पर ये सही है, ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर ये पेन थोड़ा ठीक नहीं है, अगले क्वेश्चन पे ही चल लेते हैं। देखिए निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो बताइएगा दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 29, जो स्थानीय स्वशासन है ना, यहां से कौन सा स्थानीय संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं और लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लोक व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण इसके अंतर्गत नहीं आता है। जन स्वास्थ्य, जन उपयोगी सेवाएं, स्वच्छता का संबंध स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। चलेंगे 30वां क्वेश्चन। अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो सीटों का आरक्षण दोस्तों कहां पर है जरा बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे आप सभी जानते हैं, आप सभी को मालूम होगा आरक्षण किस में है, ये आपको मिलेगा 243 डी में। देखिए 243 ए की जब हम बात करते हैं ना, तो यहां पर लिखा है ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा के बारे में। बी की बात करते हैं तो बी में दोस्तों क्या है, ये पंचायत गठन के बारे में, पंचायत गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद सी की बात करें तो यहां पर संरचना आती है। क्या आती है? संरचना आती है। और यहीं पर आर्टिकल, यहां पर ई की बात करते हैं तो ई में क्या आता है? ई में कार्यकाल आता है। क्या आता है? कार्यकाल।
और आई की बात करें तो आई में दोस्तों वित्त आयोग आता है, वित्त आयोग। और एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए, आप ये बताइए कि जो ग्राम पंचायतों से संबंधित जो निर्वाचन आयोग होता है वो किस अनुच्छेद में आता है, यह भी अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं और पूछा गया है सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ कब होती है, किस देश से होती है। क्वेश्चन नंबर 31, तो काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेट ब्रिटेन, यहां पर यह सही है, आपको ध्यान रख लेना है। और देखिए यहां पर अगर ऐसा पूछा जाएगा कि सेवा के अधिकार को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो प्रथम राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश होता है। कौन सा होता है? मध्य प्रदेश होता है। सेवा के अधिकार को लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है वो मध्य प्रदेश है। और यहां पर दोस्तों ऐसा भी ध्यान रखेगा कि हमारा जो उत्तराखंड में जो एक्ट आता है ना, ये 2011 में आता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मुद्दों में से किसको सर्वाधिक अधिक धनराशि आवंटित की गई थी। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 32 है और इस प्रश्न को दोस्तों आपको यहां पर याद नहीं करना है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक अलग से प्रश्न देता हूं, इसका आंसर आप दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 को छोड़ दीजिए, ये पुराना था, नया वाला आपको पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों 2023-24 का भी आपको याद करना है, 2022-23 का भी याद करना है। तो एक सेकंड दीजिए, मैं आपको यहां पर एक प्रश्न पूछता हूं, यहां पर मैंने आपके लिए रखा था, देखिए 2 सेकंड। ये है, तो देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने ये प्रश्न है, इसका आंसर दीजिएगा। देखिए अब देखिए दोस्तों एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये प्रश्न इस क्वेश्चन की जगह में रखा था जो 32 वाला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये 2022-23 का बजट है, 23-24 वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आयोग ने पेपर सेट कर दिया होगा और बजट से संबंधित प्रश्न आपको पूछेगा तो इससे पूछने की संभावना ज्यादा है। 2023-24 जो अभी कल परसों आया था वो भी हमने आपको डिस्कस करवाया था, तो उसके आधार पर भी आपको याद करके चलना है। फिलहाल इसका आंसर दीजिए, उत्तराखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो जी हां, आप देने वाले हैं केंद्र से सहायता अनुदान है, यानी केंद्र से सहायता अनुदान में भारत के उत्तराखंड के बजट की आय का सबसे अधिक योगदान है। और यहां पर देखिए केंद्र से सहायता अनुदान कितना है, यह था उस समय 32.77% उस समय। अब थोड़ा कम हो गया है, लगभग 27 के आसपास हो चुका है, जो अभी लेटेस्ट वाली आ रखी है। अब दूसरा नंबर किसका आता है, तो दूसरा नंबर दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, दूसरा नंबर अगर आपको पूछा जाए तो यह आपको मिलेगा स्वयं का राजस्व कर से, ये 23.48% है, दूसरा यह है। और केंद्र से सहायता अनुदान आपको पूछा जाए तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, यह कितना है, 13 सॉरी, केंद्र में राज्य का अंश आपको पूछा जाए तो 13.94% है। तो 3 तो ये हो गया है। और जैसा प्रश्न अभी यूके पेशी ने आपको पूछा था, ये वाला प्रश्न था, वो वहां पर क्या था कि 2016-17 के अनुसार था ना, यहां पर 2022-23 के अनुसार राज्य की आय का सर्वाधिक खर्चा कहां पर होता है या सर्वाधिक धन कहां पर राज्य का लगता है, यह प्रश्न था। तो देखिए अब आपको इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर देना है और 2023-24 के बजट के अनुसार भी प्रश्न का आंसर आपको याद करना चाहिए। तो 552 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेतन भत्ते मजदूरी अधिष्ठान, यहां पे सही है, आपको याद कर लेना है। ये आपके सामने पूरा डाटा है दोस्तों। सर्वाधिक खर्चा यहां पर राज्य सरकार का 27% जो होता है वो होता है वेतन भत्ते मजदूरी अधिष्ठान व्यय में। दूसरा स्थान आता है दोस्तों, यहां पर आता है ये 16% वाला हरा वाला बृहत निर्माण कार्य लघु निर्माण कार्य में। और तीसरा स्थान आपको पूछा जाएगा तो वह आता है दोस्तों 14% के आसपास, और वह आपको मिलेगा 14% का मतलब हो गया है यहां पर अन्य व्यय, और अन्य व्यय के बाद यहां पर जो मिलेगा पेंशन में 12% के आसपास। तो देखिए दोस्तों यहां पर यह डाटा है, एक बार इसे पढ़ लेना। यहां पर हमें इस चीज को इस क्वेश्चन के हिसाब से रखा था, जो क्वेश्चन आपके सामने था, हमें अभी इस प्रश्न को देखना है। तो यह उस समय का पेपर था, इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर 33 पे। उत्तराखंड राज्य की प्रथम बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो बिल्कुल दोस्तों ये तो सरल है, टिहरी यहां पर परियोजना बिल्कुल सही है, और आप सभी टिहरी परियोजना के बारे में बहुत अच्छे से ऑलरेडी दोस्तों जानते हैं। हरेला पर्व संबंधित है किस क्षेत्र से दोस्तों, हरेला पर्व संबंधित है, तो जी हाँ दोस्तों ये पौधारोपण से संबंधित है, यानी ए से सही है। हरेला मतलब हरियाली से, हरियाली मतलब पौधरोपण से, तो यहां पर ए आपको सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 35। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर, देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको पूछा है कि उत्तराखंड में कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में होता है। तो देखिए दोस्तों जोली ग्रांट होता है, इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होगा, जोली ग्रांट यहां पर यह सही होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देना है जरा।
2000 तीर्थ स्थानों में किस एक में सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शन आए थे? देखिए 2015 था, उस समय दोस्तों केदारनाथ था। लेकिन अगर वर्तमान आपको पूछा जाए ना, तो वर्तमान में सर्वाधिक कहां पर आता है? सर्वाधिक आता है दोस्तों यहां पर बद्रीनाथ में। कहां पे आते हैं सर्वाधिक? बद्रीनाथ में आते हैं। तो बद्रीनाथ में सर्वाधिक पर्यटक वर्तमान में आते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 37 से। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन का आपको याद करना है टॉप 3 ऊपर से, टॉप 3 नीचे से, हो सके तो टॉप 4 ऊपर से, टॉप 4 नीचे से याद कीजिएगा। थोड़ा पेपर डीप बनता जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग में आपको मिलेगा। और रुद्रप्रयाग की दोस्तों अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं ना, तो लगभग 2,42,285 है, 2,42,000 के आसपास है ना, 2,42,000 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 38, कौन से देश भारत का विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार है? क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए उस समय जब ये पेपर आया था तो उस समय चीन था, इस चीज को छोड़ दीजिए। अब आपको वर्तमान की स्थिति के अनुसार पूछा जाएगा। देखिए 2020-21 से पहले, 2020-21 से पहले चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था। लेकिन वर्तमान में 2022 की रिपोर्ट के आधार पर, 2022 की रिपोर्ट के आधार पर यूएसए सर्वाधिक है, फिर दोस्तों चीन का स्थान आता है। और इस प्रश्न को दोस्तों इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर यह है। वर्तमान में यूएसए है। फरवरी 2023 में भी दोस्तों रिपोर्ट आई थी, वहां पर यूएसए है। 2021-22 के अनुसार आपको पूछा जाए, वहां पर भी यूएसए है। यानी कोरोना काल के बाद यूएसए भारत का सर्वाधिक क्या है? पार्टनर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 39 वह क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 1999, 2000 में। ऑप्शन सी यहां पे सही है। तो ध्यान रखिएगा 1999, 2000 में भारतीय कृषि बीमा योजना 1999, 2000 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो जी हाँ, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है। और हरियाणा की बात करें तो ऑप्शन बी दोस्तों यहां पर ये सही है। तो यानी हरियाणा दोस्तों यहां पर ये सही है, आपको ये ध्यान रख लेना है। पूरे भारत की बात करें तो लिंगानुपात 943 है, आप सभी जानते हैं, है ना। और उत्तराखंड की बात करें तो 963 है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना समस्याओं से एक है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है, क्या है? 41 का। तो देखिए दोस्तों, समस्या भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचतों पर निम्न स्तर, गैर मौद्रीकृत उपभोग। ये दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर है। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी देने वाले हैं, नाबार्ड देने वाले हैं। आपके लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखिए, नाबार्ड की स्थापना कब होती है? इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 42 का। दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जरा आंसर दीजिएगा। तो आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अभी लिख लेता हूं, यहां पर जो इसके वर्तमान अध्यक्ष है ना, इनका नाम है साजी, श्री साजी केवी। केवी आप ध्यान रखिएगा, साजी केवी अध्यक्ष वर्तमान में, यानी इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? ये है साजी केवी। और इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। कब होती है? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। और हाँ दोस्तों, इसकी पीडीएफ की बात कर लेते हैं। पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा, और पीडीएफ हम इसको आपको कल प्रोवाइड करवाएंगे, कल नहीं रात को प्रोवाइड करवा देंगे, 9 बजे से प्रोवाइड करा देंगे। और कल सुबह 12 बजे तक इसकी पीडीएफ रहेगी, आप किसी भी वक्त डाउनलोड कर लीजिएगा। रात के 9 बजे से कल सुबह 12 बजे तक आप पीडीएफ कभी भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 43वां क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों का आवंटित होने वाली मात्रा प्रतिशतता है। क्वेश्चन नंबर 43, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर में आय में राज्यों का आवंटित है। तो देखिए दोस्तों, 14वें वित्त आयोग के अनुसार जो यहां पे प्रश्न था वो था 42 था। अगर आपको 15वें वित्त आयोग की बात करें, 15वें वित्त आयोग की, तो 15वें वित्त आयोग में आप सभी जानते हैं एनके सिंह है, एनके सिंह है ना। और यहां पर अगर आपको पूछा जाए कि कितना प्रतिशत है, तो 41% है। कितना है? 41%। 14वें में कितना था? 42%। 15वें में कितना है? 41%। 44वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव को आकर्षित करता है? तो देखिए दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो यह करता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का। तो देखिए इसका सही आंसर है निर्माण क्षेत्र। दोस्तों ये सही है।
45वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो देखिए दोस्तों, ये पुराना था उस समय का, अब चेंज हो चुके हैं और आप सभी जानते हैं वर्तमान में कौन है। वर्तमान में दोस्तों कौन है? शक्तिकांत दास जी, शक्तिकांत दास जी। तो वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं, आप सभी यहां पर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पंचायती राज व्यवस्था में किस में उल्लेख है? तो पंचायती राज व्यवस्था किस उसके अंतर्गत आती है? तो पंचायती राज व्यवस्था यानी राज्य सूची का यह विषय है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 47, 48, 49। और देखिए पूछा है सीमांत जोत का आकार कितना होता है? भारत में सीमांत जोत का आकार कितना होता है? 47वें का। तो जी हाँ दोस्तों, ये डी होता है, यानी 1 हेक्टेयर से कम। कितना होता है? 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, अगर छोटे की बात करें तो आपको 1 हेक्टेयर से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, वैसे सीमांत की बात करें तो 1 हेक्टेयर से कम। ब्रिक्स शब्द किस वर्ष ब्रिक्स बना था? तो मतलब यहां पर ब्रिक्स, BRIC, कब ब्रिक्स बना था, यानी साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? तो जी हां, ये 2010 में जुड़ा था। आप सभी जानते हैं 2009 में प्रथम राष्ट्राध्यक्ष की बैठक होती है यक्तेनबर्ग में। कहां पर होती है? यक्तेनबर्ग में। कहां पर है ये है रूस में। कहां पर है? रूस में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यक्तेनबर्ग में पहली बैठक होती है 2009 में। और इसकी लेटेस्ट बैठक कब हुई थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पढ़कर जाइएगा। 49वां क्वेश्चन, वाणिज्यिक सेवाओं में निर्यात में भारत विश्व में 2014 में कौन सा स्थान था? तो देखिए दोस्तों, ये 2014 का था, तो इस चीज को छोड़ दीजिएगा। वर्तमान में आपको पूछा जाएगा कि इसका क्वेश्चन नंबर 49 का, तो वर्तमान के हिसाब से इसका आंसर दीजिएगा जरा। बताइएगा कि वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत में विश्व में कौन सा स्थान था? तो देखिए दोस्तों, इसका भी थोड़ा बहुत कहीं सोर्स नहीं है, तो इस चीज को छोड़ दीजिएगा, इस प्रश्न को, ये काफी पुराना है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, पूछा है, आंसर दीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 50। ओपेक, जो यहां पर है ओपेक किस चीज पर बल देता है? पेट्रोलियम के उत्पादन पर, पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण पर, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। 50वां क्वेश्चन है। तो जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी आपको सही मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यूकेपीएससी के जीएस के प्रश्न हैं, काफी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी यहां पे सही मिलेगा। जब हम ओपेक की बात करते हैं, ओपेक यानी जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है ना, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है दोस्तों सितंबर 1960 में। सितंबर 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना में। कहां पर है? वियना में। टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल सदस्य, टोटल मेंबर बताइएगा दोस्तों, टोटल मेंबर कितने हैं? तो ये है 13। कितने हैं? 13। और अभी हाल ही में मतलब 2-3 साल पहले, 2-4 साल पहले कतर यहां से 2019 में बाहर निकल गया था। तो यहां पर दोस्तों ये है, बगदाद में इसकी स्थापना होती है, बगदाद इराक में इसकी स्थापना होती है, और हेडक्वार्टर 1965 के बाद से वियना में चला जाता है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 का दोस्तों राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं होता है। आयात शुल्कों में कटौती, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रभाव, आयात लाइसेंस की समाप्ति, ये सभी है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी नहीं है। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश है? क्वेश्चन नंबर 52। तो जी हां दोस्तों, ये 189 है, ऑप्शन नंबर ए है, 189 सदस्य इसके हैं। डेविड मालपास, डेविड मालपास इसके वर्तमान में प्रमुख है। 189, देखिए 1944 में इसकी स्थापना होती है, आप ये जानते हैं। और चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 53 है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 53। वैश्विक स्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है कौन? देखिए ये है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव, जो यहां पर कंपटीशन होता है ना, इसमें आपको बताना है कि यह रिपोर्ट कौन जारी करता है। वैश्विक स्पर्धात्मक जो सूचकांक है, ये कौन जारी करता है? क्वेश्चन नंबर यहां पर 53। और वर्तमान में रैंक भी भारत की आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर, तो जी हां दोस्तों, ये करता है विश्व आर्थिक फोरम, यानी जो यहां पर है विश्व आर्थिक फोरम है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जारी करता है। और यहां पर अगर आपको रैंक पूछी जाए, देखिए रैंक पूछी जाए तो भारत की रैंक कितनी है? देखिए दोस्तों, 2022 में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? वो है दोस्तों 37। कितनी है? 37। तो सुनिए जरा, जो वैश्विक जो स्पर्धात्मक जो सूचकांक है 2022 में भारत की रैंक है 37। इससे पहले अगर 2021 आपको पूछा जाए तो 43 थी, वर्तमान में 37 है। और वर्तमान में जो टॉपर है ना, वो है डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। तो क्वेश्चन नंबर यहां से दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, क्लास काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि हम क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल से भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रतिबंध, देखिए भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 54।
तो इसका आंसर आपको मिलेगा हापुड़ में, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही है, ध्यान रखिएगा। और सार्क की जैसे ही दोस्तों आप सभी जानते हैं 1985 में स्थापना होती है। 1986 में इसकी यहां पर 1986 में इसकी जो बैठक होती है ये भारत में होती है, पहली वाली, यानी दूसरी बैठक होती है, भारत में पहली होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब प्रभावी हुआ था? क्वेश्चन नंबर 55। तो जी हाँ दोस्तों, ये 2005 से हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है ये 2005 से, सुनिएगा दोस्तों, 2005 से प्रिवेंशन, देखिए प्रिवेंशन आप ऐसे सुनिए, प्रिवेंशन प 5 तो प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 से लागू प्रभावी हुआ था। 56 का है ट्रिम्स, क्या है ट्रिम्स? तो ट्रिम्स का पूरा नाम है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 का, तो ट्रिम्स का पूरा नाम आप ऑप्शन देखिए और इसका सही आंसर आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यह है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। जीन दोस्तों क्या है? जीन की बात करते हैं तो जीन क्या है? तो जीन दोस्तों एक डीएनए का भाग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन डीएनए का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 58, थैलीसीमिया, थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है, इससे प्रभावित होता है कौन? 58 का थैलीसीमिया। तो थैलीसीमिया की बात करते हैं दोस्तों, तो इससे जो प्रभावित होता है ना, ये होता है रक्त, एनीमिया रोग इससे होता है, रक्त यहां पर आपको मिलेगा, ऑप्शन ए यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 59, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 59। तो देखिए दोस्तों, इनका नाम था नोरियो टाननिगुची, नोरियो, देखिए नोरियो नाम था इनका, नोरियो। तो नैनो की बात करते हैं तो नोरियो, नैनो नोरियो, तो नैनो नोरियो टानीगुची ने यह दिया था 1974 में। कुछ फैक्ट होते हैं दोस्तों जो डायरेक्ट आपको याद करने हैं, रट लेने हैं, कभी पूछ ले जाते हैं इत्तेफाक से। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 60। देखिए दोस्तों, अगर यहां पर आपको ऐसा पूछा जाए ना, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, तो पहले तो ये ऋषिकेश में था, है ना, लेकिन शायद वर्तमान में ये देहरादून में शिफ्ट हो चुका है, वर्तमान में देहरादून में शिफ्ट हो चुका है। तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, थोड़ा इस प्रश्न पे थोड़ा डाउट है, अगर आप थोड़ा कंफर्म बता दें नीचे कमेंट बॉक्स में। तो वैसे वर्तमान में अगर इनकी वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे आपको देहरादून मिलेगा, पहले की बात करते हैं तो ऋषिकेश में था। तो थोड़ा जरा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, जरा इस चीज का बता दीजिएगा, आप एक बार अपने हिसाब से इस पर रिसर्च करना। क्वेश्चन नंबर 61, समुच्चय में कौन सी ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? ग्रीन हाउस गैसेस आपको पूछी है, तो देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस बार बार पूछी जाती है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपको जो यहां पर जो सही आंसर मिलेगा 61 का, वो मिलेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सही है। देखिए CO2 तो दोस्तों हम आराम से कर देंगे कि क्या ये ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी हम कर देंगे कि CH4 क्या है, ये मीथेन ये भी है। नाइट्रस ऑक्साइड भी हम कर देंगे। कंफ्यूज हम होंगे जलवाष्प में, किसमें होंगे? जलवाष्प में। हम सोचेंगे यार जलवाष्प ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है, तो जी हाँ दोस्तों, जलवाष्प भी जो वाटर वेपर टाइप है ना, यह भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहां पर 62, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 62, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे कि यहां पर है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो जी हाँ दोस्तों, यह होता है जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों चीजों पर यह आधारित होता है। यानी जो HDI इंडेक्स की बात करते हैं ना, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इससे संबंधित है। यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और देखिए दोस्तों, अगर यूएनडीपी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 22 नवंबर 1965 को, 22 नवंबर 1965 को, 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी की स्थापना होती है। भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक देखिए, अभी हाल ही में कुछ समय पहले की जो भारत की रैंक थी वो 132 है। कितनी है? 132 है। तो भारत की रैंक 132 वर्तमान में है, 2000 जो अभी हाल ही में पहले जारी की गई थी, अभी 2022 के आसपास, इससे पहले। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 63, 64, 65, 66। देखिए थोड़ा साइंस वाले क्वेश्चन है। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो नाभिकीय विखंडन, तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप सभी इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी, तारों की ऊर्जा का उत्पन्न करना। देखिए तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन के कारण होता है, इसलिए यहां पर यह सही नहीं होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 64 है, सेलुलोज में, स्टार्च में, दोनों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का,
तो देखिए दोस्तों, प्लस माइनस ग्लूकोज दोनों होते हैं यहां पर सेलुलोज और स्टार्च में। कौन सा यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? 65वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा डी, ध्वनि तरंगे, यहां पर सही है। 66 की बात करते हैं, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता। अगर ताप बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों कम होगी। कोई गाड़ी चीज है, आप उसे गर्म करते जाओ, वो पतला होता जाएगा ना, तो पतला होता जाएगा, यानी उसकी जो श्यानता है वो घटती जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही आएगा। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 27। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, इसका आंसर दीजिएगा। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 की पावर -9 के बराबर होता है। कितना होता है? 10 की पावर -9 के बराबर होता है। और देखिए दोस्तों, 10 की पावर -10 एक एंगस्ट्रम के बराबर होता है। और 10 की पावर -6 की बात करते हैं, तो 10 की पावर -6 ये माइक्रो होता है। क्या होता है? एक माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 10 की पावर -3 की बात करते हैं, तो ये मिलीमीटर के बराबर होता है, मिलीमीटर के बराबर होता है। एक होता है 10 की पावर माइनस, दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 12। इसका आंसर दीजिएगा 10 की पावर -12 और 10 की पावर -15, इन दोनों का आंसर दीजिएगा जरा। तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण जो काल होता है वो कितना होता है? देखिए, भूस्थिर बोला है, जियोसिंक्रोनस जो सैटेलाइट है वो बोला है, तो इसका जो रोटेशन, ये परिभ्रमण काल होता है ना, रेवोल्यूशन काल, ये कितने का होता है? तो देखिए दोस्तों, जैसा पृथ्वी का होता है सेम वैसा ही होता है, यानी 24 घंटे का होता है। तो यह भी पृथ्वी के स्पीड के साथ ही उसी स्पीड में घूमती है। 1369 का है। टेफ्लॉन सामान्यता क्या है? टेफ्लॉन सामान्यता क्या है? तो टेफ्लॉन की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपको मिलेगा ये पॉलीटेट्राफ्लोएथिलीन है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो पॉलीटेट्राफ्लोरिन एथिलीन यहां पर है। 10 की पावर -12 की बात करते हैं तो क्या है? तो 10 की पावर -12 की बात करें दोस्तों, तो पिकोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पिको। तो इसे कहते हैं पिकोमीटर, पिकोमीटर। और फैक्टो की बात करें, जो 10 की पावर ये है ना, इसे कहते हैं फैक्टो। तो फैक्टो पिको, फैक्टोमीटर, पिकोमीटर। 15 में फैक्टो, 12 में पिको, 10 में 9 में मीटर, नैनोमीटर होता है, 6 में माइक्रो होता है, 3 में मिली होता है। ये अक्सर आपको पूछ ले जाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70, 71, 72, 73। देखिए, तांबा और मिश्र धातुओं का है। देखिए, कौन सा जोड़ा तांबा का मिश्र धातुओं का है? तांबा का मिश्र धातुओं का है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर तांबा का मिश्र धातुओं का वर्णन है, तांबा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको मिलेगा पीतल और कांसा, यहां पर सही है, आपको ध्यान रख लेना है। पीतल व कांसा यहां पर आपको सही मिलेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कांसा, देखिए कांसा की बात करते हैं, तो कांसा आपको पूछा जाए तो ये दोस्तों आपको आंसर देना है। तो कांसा की बात करें तो Sn प्लस कॉपर से मिलकर बनता है। पीतल आपको पूछा जाए तो कॉपर प्लस Sn से बनता है। पीतल की बात करें, पीतल का कॉपर प्लस Sn से मिलकर बनता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है किसके कारण? क्वेश्चन नंबर 71। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है किसके कारण? तो क्वेश्चन नंबर 71 का देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास एक चालक होता है, और चालक में क्या होता है कि एक छोटी सी लेयर होती है। एक यहां पर कुछ ऐसे होते हैं, ये होल होते हैं, और एक यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहां पर कंडक्शन शुरू होता है। क्या होता है? कंडक्शन शुरू होता है। तो यहां पर होल भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और यहां पर ये दोनों क्या होते हैं? विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो होल के थ्रू भी जब इधर उधर घूमते हैं, यहां पर क्या करते हैं? वो करते हैं, संघनन वगैरह होते हैं, तब यहां पर क्या होता है? इनके विद्युत चालन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? दोनों के माध्यम से होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 72। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो IUCN आपने बार बार सुना होगा, उसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। उत्तराखंड में बांस बुरांस के पौधे होते हैं। तो बांस बुरांस के पौधे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 73 का सही आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, बांज और ब्रांस की बात करते हैं ना, ये समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। ऑप्शन सी यहां पर सही है। देखिए, उपोष्ण में तो नहीं आएंगे ना, उपोष्ण तो यार नीचे आ जाता है। उपोष्ण में, उपोष्ण का मतलब आप देखिए कि जैसे बात करें ये रुद्रपुर वाला क्षेत्र, उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र, तो यहां पर बांज ब्रांस कहां आपको मिलेंगे, है ना? तो बांज ब्रांस तो आपको काफी हाइट में मिलेंगे, जहां पर थोड़ा ठंडा क्षेत्र हो। समशीतोष्ण इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 74। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता को रख रखाव हेतु रख रखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। 74 का राइट आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 74 का दोस्तों राइट आंसर है इन सीटू संरक्षण द्वारा, इन सीटू संरक्षण द्वारा, इन सीटू संरक्षण के द्वारा जो आनुवांशिक विविधता है राष्ट्रीय उद्यान में वो रखी जाती है। 75वां क्वेश्चन है भारत की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका तो दोस्तों कोई सभी जानते हैं, जिम राष्ट्रीय कार्बेट है, 1936 में स्थापना होती है और ये सभी जानते हैं। निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो प्रयोग होता है ना निकल कैडमियम का, तो देखिए दोस्तों निकल कैडमियम बैटरी काफी बड़ी बड़ी होती है, काफी महंगी होती है। तो कैलकुलेटर में कहां यूज करेंगे यार? कैलकुलेटर में तो सिंपल से छोटी जो यहाँ पे ड्राई सेल छोटा सा सेल होता है उसका यूज कराया जाता है। तो ये इसमें नहीं होगा, ट्रांजिस्टर का तो मतलब ही नहीं है। ऑप्शन है यहां पर बी होगा, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यहां पर क्या जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 77वां है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ये आपको देखना है। तो जी हाँ, यूनिक्स, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। इसका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है। 78वां क्वेश्चन है, देखिए पूछा है आपको निम्नलिखित में से कौन सी पीयू और मुख्य स्मृति के बीच में अत्यधिक तेज व छोटे आकार की स्मृति है? पीयू का मतलब हो गया पर्सनल यूनिट हो गया ना, और यहां पर बात करें मुख्य स्मृति जो मेन मेमोरी है, इसके बीच में तेज और यहां पर छोटे आकार की स्मृति कौन सी है? 78वां क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो केस स्मृति दोस्तों ये सही है। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो टेलीविजन की बात करें दोस्तों तो 79 का आपको जो सही आंसर मिलेगा वह सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का है। ऑप्शन ए सही है, टेलीविजन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए प्रोटोकॉल का वह समूह जो ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट की ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है कहलाता है। कंप्यूटर का प्रश्न दोस्तों, काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है कंप्यूटर का। प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टीसीआईपी, टीसीआईपी। क्वेश्चन नंबर 81 है कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग उपलब्ध नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 81। तो हार्डवेयर दोस्तों ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर वाली नहीं होती है, हार्डवेयर एज सर्विस अलग से यहां पर उपलब्ध नहीं होती है। कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? तो हार्डवेयर नहीं होती है। आप ऐसा ध्यान रखना कि हार्डवेयर कहां उपलब्ध करवाएंगे यार, ये सॉफ्टवेयर वाला काम हो रहा है ना, भले ही इसका कुछ और होगा, लेकिन आप ऐसे याद करना हार्डवेयर कहां लेते फिरेंगे वो, है ना। चलेंगे 82 क्वेश्चन पे। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब होता है? तो जी हाँ दोस्तों ये होता है 1 अगस्त 1949 में होता है ना। यहां पर 1 अगस्त 1949 में होता है। मानवेंद्र साहब उस समय राजा होते हैं। महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते हैं? तो पूछे गए प्रश्न दोस्तों द्विजश्रेष्ठ के नाम से ये जाने जाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 84 ऐतिहासिक नाम क्या है? देखिए उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो जी हाँ दोस्तों इसका ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट और सौम्यकाशी भी इसे कहते हैं। किंगरी बिंगरी नीतिमाणा क्या है? तो देखिए दोस्तों ये आपको मिलेंगे दर्रा मिलेंगे जो तिब्बत और किसके बीच में है? तिब्बत और हमारे चमोली के बीच में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 86 क्वेश्चन है चिराग सेन का संबंध किससे है? तो चिराग सेन का संबंध बैडमिंटन से है। और बात करें दोस्तों इन्हें हाल ही में यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोड़ मेला का संबंध देखिए जरा बताइएगा, मोड़ मेला का संबंध। तो जी हाँ दोस्तों अगलाड़ या अलगाड़ जो नदी है वहां पर ही होता है। पल्ली पछाऊ और जौनसारी और रवाई क्षेत्र में ये काफी प्रसिद्ध है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 88 89 90 टिहरी प्रजामंडल की स्थापना। तो जी हाँ दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? जनवरी 1939 में की जाती है। कब की जाती है? जनवरी 1939 में की जाती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर, और कहां पे की जाती है? देहरादून में की जाती है। कहां पर? देहरादून में। न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की है। भारत के किस राज्य ने न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो देखिए दोस्तों न्यूट्रिनो वेधशाला जो स्थापित की गई है तमिलनाडु, आप ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिनो तमिलनाडु। रियो पैरालंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था? तो पहले की बात है दोस्तों दीपा मलिक, और इसका सही आंसर आपको मिलेगा 90 का। तो जी हाँ दोस्तों दीपा मलिक की बात करते हैं तो गोला फेंक से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये व्यक्ति है, और हाल ही में किसी चीज का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है और किसी चीज का प्रमुख भी बनाया गया है, याद नहीं आ रहा है दोस्तों, आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 91 92 93 94 नासा का अंतरिक्ष यान जो कैसिनी है यह क्या है? किस ग्रह का यह मिशन है? कैसिनी मिशन नासा का किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 91। देखिए कैसिनी की बात करें तो आप ऐसे करो सनी किससे है? सनी से है। तो सनी कैसिनी सनी से यहां पर संबंधित है। समांतर फसल एक उदाहरण है। समांतर फसल
तो देखिए दोस्तों, समांतर फसल की बात करें तो ये गेहूं सरसों एक उदाहरण होता है। गेहूं सरसों का एक उदाहरण होता है। इसमें क्या होता है कि फसलें एक साथ बोई जाते हैं और एक दूसरे की जो यहाँ पर जो व्यापारिक इंटरेस्ट है इसे नुकसान नहीं करते हैं। गेहूं सरसों को समांतर फसल में रखा जाता है। 93वां क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन जाल तो चीन है दोस्तों, इसमें कोई भी यहां पर डाउट नहीं होगा। 94 क्वेश्चन है, भारतीय मूल के चिकित्सकों अमेरिका राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से। तो देखिए दोस्तों, ये पुराना करंट अफेयर है, इसे याद करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। और इसका जो 94 का सही आंसर था वह था अब्राहम वर्गीज। अब्राहम वर्गीज यहां पे सही था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 95, 96, 97, 98 किस अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर आपको देखना है कि किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? तो जी हां दोस्तों, ये आपको मिलेगा सीआरपीएफ। किसका है? सीआरपीएफ को यह जो गौरव है यह प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। देखिए 96 क्वेश्चन है कि कैलाश पर्वत लैंड स्केप संरक्षण के विकास पहल में किन देशों को मध्य सहयोग है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का दोस्तों राइट आंसर आपको मिलेगा भारत, नेपाल और यहां पर आपको चीन मिलेगा। ऑप्शन डी यहां पे सही है। 97 पे चलते हैं कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया था? तो देखिए दोस्तों, ये क्या था? ऑप्शन नंबर अगर 97 की बात करते हैं तो 97 का राइट आंसर आपको मिलेगा आईसीआईसी बैंक ने। तो निजी क्षेत्र का बैंक जिसने पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया था वो आईसीआईसी बैंक था। 98 है, वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी व्यापार से धन जुटा सकती है क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी इसे कहते हैं यहां पर कहते हैं मसाला बॉन्ड। ऑप्शन है यहां पर सी, यहां पर यह सही है। तो मसाला बॉन्ड इसे कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 99, 100, 101, 102 अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समुद्र के असाधारण बहादुरी के लिए प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं तो इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 99 का? तो देखिए दोस्तों, इनका नाम है राधिका मेनन। देखिए, समुद्री में असाधारण बहादुरी के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा जो पहला यहां पर महिला जो पुरस्कार दिया गया था, राधिका मेनन इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 100 है, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए दोस्तों, यहां पर इनमें से कोई भी नहीं है, ये पुराने वाला था। वर्तमान में कौन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहां पर कोई भी आपके लिए हिंट नहीं है और किस देश से संबंधित है यह भी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। तब तक आंसर 101 और 102 पे चलते हैं। बथुकम किस राज्य का लोक पर्व है? बथुकम किस राज्य का लोक पर्व है? तो बथुकम की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर। तो देखिए, बथुकम जो है वो तेलंगाना का है। किसका है? तेलंगाना का। बथुकम जो यहां पर पर्व है ये तेलंगाना का है। एस अगेंस्ट ऑड्स, यह आत्मकथा किसकी है? तो देखिए दोस्तों, इस आत्मकथा की बात करें तो यह किसकी है? ये सानिया मिर्जा की है। ऑप्शन नंबर सी है। और यहीं पर बात करें जो वर्तमान में मुख्य अतिथि थे 2023 में, उनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्तों अब्देल, ध्यान रख लेना, फतेह अल सीसी। तो देखिए दोस्तों, इनका नाम ये था, ये मिस्र के थे, मिस्र देश के यहां पर मिस्र देश के थे ये, आपको ये ध्यान रख लेना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसके अलावा अगर बथुकम तो ये तेलंगाना को हो गया। एक लेटेस्ट अभी चर्चा में है, पूछा जाएगा सरहुल पर्व। तो सरहुल पर्व आपको पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहां का है? झारखंड का है। तो देखिएगा यहां पर, देखिए बथुकम तेलंगाना, सरहुल पर्व झारखंड। एलसीसी की बात करते हैं तो ये अब्दुल फतेह एलसीसी की बात करते हैं तो वर्तमान में यहां पे क्या थे? मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर 103 से लेकर 106 तक। 103 पूछा है, 2014 में प्राच्य भाषा का दर्जा किसे दिया गया था? देखिए, प्राचीन यानी जो क्लासिकल लैंग्वेज है किसके दिया गया था 2014 में दर्जा? तो 14 का राइट आंसर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा सही है। आप ये बताएगा कि टोटल क्लासिकल जो लैंग्वेज है इनकी संख्या कितनी है? टोटल संख्या इनकी कितनी है? क्वेश्चन नंबर 103 का। तब तक हम क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे 104 पर। किस वर्ष भारत ने प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता की है? क्वेश्चन नंबर 104, इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों, यहां से ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ये ऑप्शन 2023 यहां पे सही आएगा। 2023 कब है? 2023। तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहां पर नोट कीजिएगा।
आपको बता देता हूं। देखिए उत्तराखंड के बारे में आप सभी जानते हैं, एक ऋषिकेश में और एक रामनगर में, यानी दो जगह उत्तराखंड के चयन किए गए हैं जहां पे समिट होना है। 28 से 30 31 तक अभी मार्च में चलेगा रामनगर में, और ऋषिकेश में बाद में होगा। तो खैर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा क्लासिकल लैंग्वेज की बात पहले करते हैं। तो देखिए दोस्तों 8 क्लासिकल लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज, सॉरी 8 बोल रहा हूं मैं, सॉरी कितनी है, 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। कितनी है, 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। कौन कौन सी है, तमिल हो गया है, तेलुगु हो गया है, तमिल तेलुगु, यहां पर आपको ध्यान रख लेना दोस्तों, तमिल तेलुगु संस्कृत कन्नड़, संस्कृत कन्नड़, और इसके अलावा मलयालम, मलयालम, और ये हो गया 1 2 3 4 5, और एक हो गया ओडिशा, ओडिया। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये है, आपको ये ध्यान रख लेना है, ये है 6 है। अब किस वर्ष प्रतिष्ठित G20 के बारे में पूछा है, तो 2023 यहां पे सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या आपको याद करना है, जो 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें यहां पर नोट कीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से इस बार आने की G20 से प्रबल संभावना है, प्रश्न बन सकता है दोस्तों। 104 का राइट आंसर आपको यहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तब तक आंसर दे दीजिएगा। ब्रिक्स में जो यहां पर विद्वान जिमो नील था, किस विषय के समाजशास्त्री थे, 105। और 106 की बात करते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन दोनों का आंसर तब तक आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए दोस्तों ब्रिक्स की बात करते हैं, तो ये अगर बात करें 105 का, तो 105 का आपको मिलेगा, वे अर्थशास्त्री थे और नोबेल पुरस्कार भी मिल रखा है, और वह है सीवी रमन को। देखिए 1930 में नोबेल अवार्ड दिया गया था, 1930 में नोबेल अवार्ड दिया गया था, और 1954 में यहां पर 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। देखिए दोस्तों यहां पर आपको कुछ कुछ फैक्ट है यहां पर G20 से, वो आपको याद करने हैं। देखिए अगर आप G20 की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है, यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सितंबर 1999 में इसकी स्थापना होती है। G20 जो यहां पर ग्रुप फाउंड होता है, ये होता है 1999 में, 26 सितंबर 1999 को फाउंड होता है। खिलता हुआ जो कमल है ये इसका लोगो है, और वसुंधैव कुटुंबकम दोस्तों इसकी थीम है। सबसे पहली समिट 2008 में दोस्तों वाशिंगटन अमेरिका, प्रथम समिट यहां पर होता है, ठीक है, पहला समिट यहां पर होता है। 2023 में जो ये समिट हो रहा है 2023 वाला, ये कहां पर, कौन से नंबर का है, ये 18वां संस्करण है। कौन सा नंबर का है, 18वां संस्करण है। इससे पहले दोस्तों 17वां कहां पे हुआ था, 17वां आपको पूछा जाए तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। कहां पे हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया से पहले कब हुआ था, कहां हुआ था, इटली में हुआ था। और अगर आपको 19वां पूछा जाए कि 19वां कहां पर होगा, तो ये होगा दोस्तों ब्राजील में। कहां पे होगा, ब्राजील में। तो देखिए दोस्तों इस फैक्ट को याद कीजिएगा। सबसे पहले तो सितंबर 1999 में फाउंड होता है, टोटल 20 मेंबर हैं, 19 + 1 एक यूरोपियन यूनियन आता है। ब्राजील में 19वां होगा, यानी 2024 में होगा। 18वां जो 2023 का है ये भारत में हो रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया में हो रहा था, और इंडोनेशिया में जो हुआ था उसकी जो थीम थी वो थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी की बात करें तो क्या है, वसुंधैव कुटुंबकम यहां पर आपको थीम मिलने वाली है, और यहां से दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बाकी दोस्तों यहां पर आपने देख लिया है। अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि जो ये G20 की जो यहां पर वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री बैठक, वित्त मंत्री की बैठक कहां पे होती है, तो वित्त मंत्री की बैठक दोस्तों होती है बंगलुरु में। कहां पे होती है, बंगलुरु में होती है। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि महिलाओं की यहां पर G20 में सबसे पहले समिट कहां पे होती है, महिलाओं की अध्यक्षता में, तो यह होती है दोस्तों संभाजी नगर, महाराष्ट्र में, या औरंगाबाद हम कह सकते हैं, वहां पे होती है। और विदेश मंत्रियों की बात करें, देखिए विदेश मंत्रियों, तो विदेश मंत्री की होती है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वित्त मंत्रियों की बैठक होती है बंगलुरु में, विदेश मंत्रियों की बैठक होती है नई दिल्ली में, महिलाओं की जो बैठक होती है वो होती है संभाजी नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। और 2024 में कहां पर होगा, ये कहां पर होगा 2024 में, 2024 में जो होने वाला है ये होने वाला है ब्राजील में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 107, 108, 109। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था शुरू की थी, तो कॉलेजियम व्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो यह शुरुआत होती है 1993 से, 1993 से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको सही मिलने वाला है। तो 1993 यहां पर ये सही है, आप ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा ये प्रश्न है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नंद वंश का संस्थापक कौन था,
तो जी हाँ दोस्तों, महापद्मानंद था। अंतिम घनानंद था। अंतिम कौन था? घनानंद था। और 343 से लेकर 321 बीसी तक इनका कार्यकाल था। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए यहां पर सही आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए दोस्तों, 109 का राइट आंसर की बात करें तो चंद्रगुप्त, जो यहां पर 109 का राइट आंसर ए आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा, 109 का राइट आंसर आपको ए मिलेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 110, 111, 112, 13। कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? अब पूछा है कि कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उद्दंतपुर। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर देना है। तो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, पूर्व मध्यकाल में। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर इसका आंसर देना है दोस्तों। 110 का राइट आंसर क्या मिलने वाला है? 110 का राइट आंसर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बात करें तो ये नहीं था, यानी तक्षशिला नहीं था। ध्यान रखिएगा, कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तक्षशिला नहीं था। नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुर, ये सभी थे। न्याय दर्शन किसका है? तो गौतम का न्याय। 111 का राइट आंसर क्या आएगा? जी हाँ दोस्तों, गौतम का न्याय, ऑप्शन यानी सी यहां पर सही आएगा। कपिल का सांख्य, है ना। क्वेश्चन नंबर 112, घोड़े की नाल की आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। घोड़े की नाल की आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी कहां पर दोस्तों? 112 का राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अलाई दरवाजा है वहां पर लाई गई थी, ऑप्शन सी यहां पे सही है। सूफी संत महबूब इलाही किसे कहते हैं? सूफी संत महबूब इलाही किसे कहते हैं? सूफी संत जो महबूब इलाही है ये किसे कहते हैं? तो देखिए 113 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया जी को कहते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया जी को महबूब इलाही नाम से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 से लेकर 117 तक देखिए पूछा है। देखिए दोस्तों, यहां पर टोटल 100-150 क्वेश्चन है ना, तो कंप्लीट हम पूछने वाले हैं। सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर 50% कर दिया था, कौन सा सुल्तान था जिसने भू राजस्व की उपज को 50% तक बढ़ा दिया था? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर है, इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? शान फतेहपुर किसे कहा जाता है? 115 का। तो शान फतेहपुर कहा जाता है जामा मस्जिद को, ऑप्शन सी यहां पर सही है, ध्यान रखिएगा, जामा मस्जिद को कहा जाता है। क्वेश्चन है, तबकात अकबरी किसने लिखी है? तबकात अकबरी, तबकात अकबरी किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 116 का। तो देखिए दोस्तों, ये लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर डी। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा रूपांतरण किया गया था? तो जी हाँ, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे और 1699 में उन्होंने करवाया था। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 118 से लेकर 119 तक। नीला जल योजना, ब्लू वाटर नीति किससे संबंधित है? तो किसने यहां पर संबंधित है बताना है। ब्लू वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 18। तो जी हाँ दोस्तों, ये अल्मीडा आपको मिलेगा, ऑप्शन ए सही है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताना है जो 1760 में वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 119, और सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको जो मिलने वाला है दोस्तों, क्या मिलेगा जरा बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये काउंट लाली था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, इस युद्ध में यहां पर काउंट लाली यहां पर पराजित हुआ था, जो फ्रांसीसी सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 120, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर यहां पर है 120, इसका आंसर आपको देना है। तो 120 का दोस्तों राइट आंसर आपको मिलेगा 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए 1813 का चार्टर एक्ट आया था, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था चीनी और चाय से संबंधित व्यापार को छोड़कर। फिर 1833 में फिर एक चार्टर एक्ट और आता है जिसमें संपूर्ण रूप से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 121 का। तो देखिए इसका अगर बात करें, जो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जो अग्रदूत माना जाता है ना, ये सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वैदिक देव मंडल में कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता दोस्तों पुरंदर को माना जाता है। पुरंदर यानी इंद्र को माना जाता है। 250 बार सर्वाधिक वेदों में इन्हीं का नाम आया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 123 से लेकर 125-26 तक। देखिए 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 123वां का क्वेश्चन है, आंसर देना है।
1857 के विद्रोह के समय। तो देखिए दोस्तों यहां पर गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग यहां पर ये सही था। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों यहां पर गवर्नर जनरल था। और प्रश्न दोस्तों यहां पर एक चीज थोड़ा और यहां पे याद कीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये 1856 से लेकर यहां पर ये 62 तक इसका कार्यकाल होता है। 62 तक इसका कार्यकाल होता है, ये चीजें आप ध्यान रखनी है। और इसके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी जो 1857 में हुई थी। और मतलब घटना मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी। और वह बात दोस्तों यहां पर यह थी कि यहां पर कलकत्ता, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, मद्रास व बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी के काल में हुई थी। 124 की बात करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, यानी देखिए ये पूछा है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यहां पर सॉरी एसोसिएशन नहीं, आर्मी, इसकी स्थापना कब होती है? तो जी हां दोस्तों 1928 वाले स्टूडेंट सही है। सितंबर 1928 में इसकी स्थापना होती है, इस आर्मी के गठन किया जाता है। और यहां पर दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर HRA आपको पूछा जाए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना की बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये होती है 1923 में, है ना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 125 से। काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, कौन सा? देखिए कौन से यहां पे क्रांतिकारी थे जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 125। तो जी हां दोस्तों ऑप्शन बी है, सूर्यसेन जी यहां पे नहीं थे। आपको क्या ध्यान रखना, देखिए काकोरी जब कांड की बात करते हैं ना, कब होता है? 9 अगस्त को होता है। 9 अगस्त 1925 को यह कांड होता है। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों यहां पे ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पे बात करेंगे, यह है राजेंद्र राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, अशफाक उल्लाह खान जी, यह तीनों व्यक्ति, ध्यान रखिएगा दोस्तों इन तीनों व्यक्तियों को, इसके अलावा एक नाम और भी है, यहां पे लिख लेता हूं साफ साफ, रोशन लाल। आपने ध्यान सुना होगा दोस्तों, रोशन सिंह जी। तो इन सभी व्यक्तियों को दोस्तों फांसी की सजा यहां पर हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, अशफाक उल्लाह खान जी को, इन्हें यहां पर फांसी की सजा हुई थी। और इसके अलावा एक नाम और आता है दोस्तों जो सचिंद्र नाथ सन्याल है, सचिंद्र नाथ सन्याल। अब यहां से प्रश्न ऐसा बनेगा कि काकोरी कांड में किस व्यक्ति को यहां पर सजा के तौर पे सेलुलर जेल अंडमान निकोबार भेजा गया था? तो सेलुलर जेल दोस्तों इन्हें भेजा गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेलुलर जेल किसने भेजा गया था? सचिंद्र नाथ सन्याल जी को भेजा गया था इस कांड के बाद। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 126 है, कौन सा एक उत्तराखंड का प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो देखिए खासी नहीं है, आपने सुना होगा गारो खासी जयंती, गारो खासी जयंती। तो खासी कहां की है? मेघालय की है। और मेघालय में आपने सुना होगा गारो खासी जयंती। तो ये कहां की है? मेघालय की है। वहां पर पहाड़ी भी है, जनजाति भी है। खुरबुड़ा का युद्ध कब होता है? तो देखिए खुरबुड़ा का युद्ध होता है 1804 में, प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में होता है। देहरादून में ये होता है और यहां पर ये शहीद हो जाते हैं प्रद्युम्न शाह। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक मांग किसने की थी? 1946 में। तो देखिए दोस्तों 1946 में जो मांग की थी वो बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। और बद्रीदत्त पांडे जी को मांग को जो जीबी पंत जी थे, उस समय संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री या यूं कहे कि प्रमुख थे, तो जीबी पंत द्वारा इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29-30, क्वेश्चन नंबर सिगोली की संधि हुई थी। तो देखिए दोस्तों यहां पर कोई भी ऑप्शन में नहीं है। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 1815 होगा, क्योंकि 1815 से प्रोसेस शुरू हो जाती है और 1816 में कंप्लीट होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहां पर डी हो सकता है। लेकिन जो ये मार्च से लागू होती है ना, ये 4 तारीख को होती है। 4 मार्च आपने सुना होगा, 4 मार्च 1816 आपने सुना होगा, 4 मार्च 1816 में ये आपने बार बार सुना होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर 130, रेणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो गोरा देवी जी यहां पर सही है। 31, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो कनक पाल दोस्तों, ये कनक राव सॉरी, कनक पाल यहां पे संस्थापक था। ऑप्शन यहां पर बी सही होगा। 132, कौन सी प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? 132 काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एंडीज पर्वत। देखिए एराल, यूराल और अरावली, ये तीनों क्या हैं? ये सभी क्या हैं दोस्तों? ये प्राचीन है, प्राचीन वलित पर्वत या मोड़ पर्वत, वलित पर्वत। देखिए दोस्तों प्राचीन का मतलब यहां पर मुख्यतः यह होता है कि जिनका बनने में लगभग 200 मिलियन वर्ष से भी अधिक का समय लगा है। तो यूराल, अरावली, अल्पेशियन ये प्राचीन वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं।
अब बाकी जैसे एंडीज पर्वत आ गया है, ये नवीन वलित पर्वत का भाग है, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलेंगे 133, 34, 35, 36, कौन सी एक मूल स्थल आकृति है? 133 का राइट आंसर। तो कौन सी एक मूल स्थल रूप है? तो ज्वालामुखी शंकु दोस्तों, यहां पर यह सही है, आपको यह ध्यान रख लेना है। सर्वाधिक तटीय अपर्दन किससे होता है? सर्वाधिक तटीय अपर्दन, तो सर्वाधिक तटीय अपर्दन दोस्तों जो होता है वो लहरों से होता है। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों के माध्यम से होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी क्षोभ मंडल यहां पे सही है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए 40,000 किलोमीटर। एक्चुअली अगर बात करें, जो हमारी भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा की जो यहां पर जो हमारी एक गोला है, गोला, तो इसकी जो परिधि है, यानी यहां से घुमाने के बाद फिर यहां तक जो ये परिधि है ना, ये कितनी है? तो परिधि की बात करें तो ये है आपको ध्यान रख लेना है, ये कितनी है? 40,075, यानी आप 40,000 मान के चलिएगा, लगभग 40,000 किलोमीटर इसकी परिधि है। अगर आपको पूछा जाए व्यास कितना है, व्यास का मतलब डायमीटर कितना है, अगर आपको डायमीटर पूछा जाए कि यहां से लेकर यहां तक कितना है, तो डायमीटर दोस्तों आपको पूछा जाए इस साइड में, तो ये आपको मिलेगा 12,756, 12,756 किलोमीटर। अगर आपको ऐसा में पूछा जाए कि यहां पर ऐसे में डाई कितना है, यानी वर्टिकल में, पोलो के रूप में, पोलो के क्रम में, तो पोलो के क्रम में दोस्तों ये आपको मिलेगा 12,714। एक बार जरा फिर से सुनिएगा मेरे साथ, अगर आपको परिधि पूछी जाती है तो 40,075 किलोमीटर इसकी परिधि है। अगर आपको डाया पूछा जाता है पश्चिम से पूरब की ओर, तो यह है 12,756। और अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि वर्टिकल कितना है, तो अगर वर्टिकल मतलब ये पोलो के हिसाब से कितना है, तो ये आपको मिलेगा कितना हो गया? 17,714 किलोमीटर आपको ये मिलने वाला है। और रोटेशन स्पीड की अगर आपको पूछा जाएगा कि पृथ्वी की रोटेशन स्पीड कितनी है, तो लगभग दोस्तों 16,070 किलोमीटर, 1670 किलोमीटर पर हावर स्पीड है, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी की रोटेशन स्पीड 16,070 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड उसकी रोटेशन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिएगा, जैसे आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर आती है, जहां पे सभी मौसमी घटनाएं वगैरह होती है, माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर, यहां पर देखिएगा, यहां पर ये सभी चीजें हैं, जो बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो इस उसमें आते हैं ज्यादातर, है ना, क्योंकि यहां पर मौसमी क्रियाएं नहीं होती है। तो बाकी दोस्तों सबसे इनका कर्म है, आप इस बार पढ़ लेना। सैटेलाइट एक्सोस्फीयर में रखी जाती है, थर्मोस्फीयर में स्पेसक्राफ्ट वगैरह, ये आपके सामने है, तो एक बार इसे ध्यान से देखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137, महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागरीय धारा है? प्रशांत महासागरीय धारा कौन सी है? सॉरी, कौन सी नहीं है, प्रश्न ये है कौन सी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इसका आप देखिए, हम्बोल्ट किसे कहते हैं? पेरू को कहते हैं। किसे कहते हैं? पेरू को कहते हैं। और आप सभी जानते हैं, देखिए दोस्तों, पेरू कहां पर है? पेरू जो दक्षिण अमेरिका है ना, इस वाले हिस्से में पेरू है ना, पेरू इस साइड है। जब पेरू इस साइड है, इसका मतलब यहां पर तो पूरा प्रशांत महासागर है, तो ये तो होगा ही पेरू के अंतर्गत। कैलिफोर्निया जो उत्तरी अमेरिका है, यहां पर इधर है, तो इसका मतलब कैलिफोर्निया भी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आएगा। तो दो चीजें तो आपने कर ली है। तीसरा आता है क्यूरोशिवा। देखिए क्यूरोशिवा, आपको नाम कैसा लग रहा है? ये एक जापानी नाम है, और जापान का मतलब आ गया है, ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत ही आएगा। जापान इस साइड है ना, जापान, तो जापान मतलब प्रशांत महासागर, तो ये तीनों दोस्तों इसके अंतर्गत है। इसका मतलब जो कनारी वाला है, ये प्रशांत महासागर की धारा से संबंधित नहीं है, ये अटलांटिक महासागर की धारा से संबंधित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन, साप्टा। ये साप्टा आपको पूछा है कि दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष होता है? क्वेश्चन नंबर 138। तो देखिएगा दोस्तों, 1993 इसका सही आंसर है। और एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, कौन सी नहीं है प्राकृतिक इकाई? देखिए प्राकृतिक इकाई कौन सी नहीं है, तो देखिए दोस्तों, आप कहीं उष्णकटिबंधीय वर्ष पे मत चले जाना। ये भी होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी जैसे ये होती है, ये भूमध्य रेखा होती है ना, तो हमारी पृथ्वी क्या होती है कि ऐसे रोटेट करती है, तो जब वो सूर्य की किरणों में ऐसे आ जाती है, सीधा आ जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्ष के रूप में हम मानते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्ष होता है। चंद्रमास हम चंद्र के उससे मानते हैं, दिवस वगैरह होता ही है। जो मानक समय है ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, मानक समय नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा सी। क्या मिलेगा? सी। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बाकी ये सभी यहां पर राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने प्रमुख जलधाराएं हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कौन सी जलधारा है प्रश्न बन सकने की संभावना रहती है?
देखिए कुरोशियो जो ऑप्शन में आपको पूछा था, ये गर्म जल धारा है, प्रशांत महासागर में है और जापान में आपको मिलेगी। नॉर्वेजियन, गल्फ, फ्लोरिडा, ब्राजीली, इन चारों को देखिए, ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है और गर्म जलधारा है। कैनेरी की बात करते हैं, लेब्राडोर की बात करते हैं, बेगोलर की बात करते हैं, ये ठंडी जलधारा है और अटलांटिक महासागर की है। देखिए दोस्तों आपके सामने है, जैसे हम्बोल्ट या पेरू की बात करते हैं जो ठंडी जलधारा है, जो प्रशांत महासागर में है। अलास्का धारा प्रशांत महासागर में है। उत्तरी प्रशांत में उत्तरी प्रशांत धारा, तो ये आपके सामने देखिए, आसानी से दोस्तों इसे आप याद कर लोगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। लेब्राडोर, कैनोरी, बेंगुला, तीन तीन करके याद कीजिएगा। लेब्राडोर, कैनरी, बेंगुला, ये ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर में है। फ्लोरिडा, गल्फ, नॉर्वेजियन और ब्राजीली, ये क्या है, गर्म जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 140, 41, 42, 43। जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, किसका वास्तविक नाम था? क्वेश्चन नंबर 140। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा यहां पर लॉर्ड डलहौजी। कौन था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1948 से लेकर दोस्तों 56 तक इसका कार्यकाल था। इंपॉर्टेंट कार्य क्या क्या इसके हुए हैं, इसके उसमें दोस्तों दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, यानी इसने सिखों को दूसरे आंग्ल युद्ध में हरा दिया था, इसने स्थापित कर दिया था वहां पे अंग्रेजी शासन, और यह होता है 1849 में। 1849 में। तो पहला तो लॉर्ड डलहौजी से इंपॉर्टेंट ये है। बाकी दोस्तों जैसे और भी कुछ बहुत सारे बातें हैं जो आप आसानी से समझते हैं। रेल लाइन 1853 में, 1853 रेल लाइन बंबई से थाने, ये भी आप सभी समझते हैं। डाक तार सेवा, तार सेवा कहां पर? कलकत्ता से आगरा, इसी के काल में। तो ये दोस्तों बहुत सी बातें हैं जो इसी के काल में हुई थी, यानी जो टेलीग्राम सेवा है प्रथम ये इसी के काल में हुई थी। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट, विधवा 1856। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में इसी के काल में होता है। 41 की बात करते हैं, कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए दोस्तों आप सभी इसका सही देने वाले हैं, देवरिया ताल, क्योंकि ये कहां पर है? ये रुद्रप्रयाग में है। कहां पर है? रुद्रप्रयाग में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 142। खतलिंग ग्लेशियर कहां स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों जहां से भिलंगना नदी का उद्गम होता है, टिहरी गढ़वाल में होता है, यहां पर स्थित है। चलेंगे पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए पूर्वी धौली गंगा की बात करें तो काली नदी की है, और पश्चिमी धौली की बात करें तो अलकनंदा नदी की है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 44, 45, 46। उत्तराखंड राष्ट्रीय पार्क 2016 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना शुरू की जाती है। 144 का राइट आंसर आपको देना है। तो जी हाँ दोस्तों ये आपको मिलेगा यहां पर सी। देखिए 2016 में, देखिए वैसे ये 2015 में होता है, टाइगर रिजर्व जो घोषित किया जाता है ना, अप्रैल 2015 में टाइगर रिजर्व किसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है? किसे? राजाजी को। तो राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है अप्रैल 2015 में। और इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे राजाजी की बात करते हैं तो 1983 में इसकी स्थापना होती है। 1983 में इसकी स्थापना होती है और 820 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका कुल है। गंगोत्री की बात करें तो 1989 आप सभी समझते हैं, कार्बेट 1936, और गोविंद राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो 1955, और यहां पर बात करें 1955 में कहें या फिर हम कहें 1980 में, क्योंकि 1900 यहां पर 80 की बात करते हैं, 55 की बात करते हैं तो उस समय वो क्या होता है? वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। 80 में इसे नेशनल पार्क बना दिया जाता है। कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? तो देखिए कलियासोड़ की बात करें दोस्तों तो बहुत बड़ा भूस्खलन वाला क्षेत्र है, यहां पर बार बार भूस्खलन होता है, कि श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में है। तो रुद्रप्रयाग के सामने आपको यह मिलेगा। 146 से उत्तराखंड के वन्यजीव विहारों की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर आप याद कीजिएगा, केदारनाथ, नंदा देवी। केदारनाथ आपको कहां पर मिलेगा? जी हाँ, ये रुद्रप्रयाग और किसके बीच में? चमोली के बॉर्डर में मिलेगा। तो केदारनाथ तो पहले आएगा ही, फिर नंदा देवी आएगा, और यहां पर दोस्तों अस्कोट सबसे लास्ट में आएगा, यानी अस्कोट कहां पर है? पिथौरागढ़ में, तो सबसे इधर आएगा। तो केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट, ये यहां पर सही है। तो ऑप्शन सी यहां पर ये सही होने वाला है। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब होती है? 1972 में होती है।
अस्कोट की स्थापना कब होती है, जरा बताइएगा, अस्कोट की कब होती है? तो जी हां, अस्कोट की होती है 1986 में। सोना नदी की, सोना नदी वन्यजीव विहार की कब होती है? बिनसर की कब होती है? तीनों का आंसर दीजिएगा जरा। बिनसर वन्यजीव, सोना नदी और इसका नंदा देवी के तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 1982 में होता है। तो बिनसर की बात करते हैं तो यह होता है 1988, और सोना नदी की बात करते हैं 1987। तो यह दोस्तों यहां पर है 87 88। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 47 48 क्वेश्चन, देखिए 47वां क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है ये प्रमुख क्या है, ये कूट दिए गए हैं, आपको बताना है कि प्रसिद्ध जो दोआब है, यानी जो दो नदियां आती है ना, उनके बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब कहते हैं। तो कौन सी दो नदियों के बीच का जो दोआब है ये नहीं है, ऐसा पूछा जाता है अक्सर। 147 का, तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको जो सही आंसर मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 147 का, तो ये मिलेगा आपको ए का 3। ए का 3 का मतलब यानी बिस्ट दोआब की बात करते हैं, बिस्ट ये आएगा ब्यास और सतलज के बीच में, बिस्ट बा यानी बिस्ट आ गया। बारी की बात करते हैं तो बारी अगर हम बी की बात करते हैं तो ये आएगा 2 का बी। बारी की बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों है राबी और ब्यास के बीच में, राबी और सॉरी 2 का बी ये वाला, ठीक है, राबी और यहां पर ये। और रचना की बात करते हैं तो रचना चेनाब भी साथ में आएगा, यानी रचना की बात करते हैं चिनाब और राबी के बीच में, तो ये यहां पर आएगा राबी वाला। और चार्ज की बात करते हैं तो चिनाब और झेलम के बीच में। देखिए नाम से ही दोस्तों आप आसानी से पता कर सकते हो। देखिए रचना, रचना देखिए रचना लिखा ना, रचना तो रचना, देखिए चना चेनाब, रचना राबी, इन दोनों के बीच में ये होगा। फिर देखिए चाज, चाज चा से चिनाब, ज झेलम, तो ऐसे भी आप इसे याद कर दोगे। और बिस्ट की बात करते हैं, बिस्ट यहां पर बिस्ट, बिस्ट का मतलब क्या हो गया, बी यानी ब्यास नदी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों जो यहां पे स्ट यानी स की बात करते हैं तो सतलज। तो बस ऐसे आप याद करोगे, आपके सामने ये डाटा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 148 149 और 150, कौन जैव विविधता एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है? 148 का, तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। आपको यहां पर ये सही मिलेगा। कौन सा मिलेगा? पश्चिमी घाट आपको सही मिलेगा, है ना। 4 क्षेत्र हैं भारत में, मुख्यतः पश्चिम घाट भी है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 149, कोपेन के जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित पूर्वी भारत में उपयुक्त वर्णन है? तो काफी डीप लेवल का प्रश्न है दोस्तों, और आपको सही आंसर की बात करें तो ये आपको मिलेगा यहां पर, बताएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर 149 का। तो जी हाँ दोस्तों ये आपको मिलेगा शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु, CWG आपको मिलेगा। 149 का राइट आंसर आपको डी मिलेगा। बादल किसका परिणाम है? संघनन का परिणाम होता है। किसका होता है? संघनन का होता है। देखिए दोस्तों इन्हीं प्रश्नों की, देखिए जैव विविधता की जब हम बात करते हैं तो जैव विविधता की भारत में 4 प्रमुख क्षेत्र है। एक हिमालय है, भारत बर्मा वाला जो क्षेत्र है, असम अंडमान द्वीप समूह वाला यहां पर आता है। और इसके अलावा देखिए एक आता है सुंदरलैंड वाला, और तीसरा आता है पश्चिम घाट और श्रीलंका वाला क्षेत्र। तो 4 यहां पर जैव विविधता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, उससे पहले यहां पर देखिए कोपेन जलवायु। अब आप ये देखिए जो ये CWG है, ये CWG यहां पर लिखा है, और ये यहां से लेकर जो ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र, तो ये CWG वाला क्षेत्र है लगभग। तो इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु होती है? तो CWG यहां पर ये रहा, शुष्क सर्दियों के साथ मानसून का प्रकार दोस्तों ये होता है। गंगा मैदानी भाग, राजस्थान का भी दोस्तों अधिकांश भाग आ जाता है, पूर्वी राजस्थान, असम मालवा का पठार यानी असम तक भी दोस्तों ये आ जाता है। तो ये आता है CWG के अंतर्गत। अगर आपको AS पूछा जाए तो AS वाला ये रहा, AS का मतलब हो गया तमिलनाडु वाला क्षेत्र। उच्च सूर्य की अवधि में शुष्क मौसम के साथ मानसून का प्रकार। AMW आपको पूछा जाए तो शुष्क मानसून सर्दियों के मौसम के साथ मानसून का प्रकार। खैर देखिए दोस्तों ये काफी डीप लेवल का प्रश्न है। वैसे ऐसे प्रश्न बहुत ही जब डीप लेवल बनता है तब पूछे जाते हैं, अदरवाइज वह प्रश्न नहीं आते हैं। तो यहां पर दोस्तों डाटा इतना ही है, और यहां पर ये 150 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं, और यहां तक दोस्तों इतना ही आप सभी के लिए है। तो 150 क्वेश्चन दोस्तों ये था, PCS का ये पेपर था जो हमने आपके सामने डिस्कस किया था, और यहां पर दोस्तों इतना ही है। इसकी PDF भी दोस्तों आप ले लीजिएगा। आज रात को हम 9 बजे से यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखेंगे, और सुबह हम 12 बजे तक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखेंगे। और जैसे दोस्तों हमारा 600 लाइक्स का इस क्लास का टारगेट कंप्लीट होता है तो हम PDF को टेलीग्राम में भी डाल देंगे। तो यहां पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद और जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। धन्यवाद आप सभी का।